नमस्ते एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आशा ये है सभी अच्छे होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग द पोएम एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च, अ वेरी लॉन्ग पोएम penned by Thomas Gray. Thomas Gray, sitting in the graveyard, churchyard, under the shapeless tree, cast a look at the scattered graves in which the rude forefather of the Bates are lying dead or buried. The poet mounts or laments on the fate of the rude forefathers. In our last or previous classes, we have gone through the many stanzas and we came to know that poet mounts the unhappy fate of the rustics. In last stanza, we have read that they may be some reputed person if they got opportunity. The poet discusses some names like Milton, Cromwell, or Hamptons in this reference, and he says that they are the just like the gems which are lying in the bottom of sea and they are unseen. And he says that, or he compares the rude forefathers with the flowers having fragrance but blooms in the desert, and the flowers which blooms in the desert are not seen by anybody. In this reference, the poet further says, देखो, कभी हमने पिछली जो स्टैंजा पढ़ा था उसमें कभी कहता है कि भाई फुल मैनी ये जेम्स, और कभी कहता है कि बहुत से आभूषण ऐसे रत्न ऐसे होते हैं जो समुद्र के तल में पड़े रहते हैं, कोई उन्हें नहीं देखता। पुष्प जो जंगल में खिलते हैं डेजर्ट में, या इन पड़े हुए लोगों में कुछ लोग हैम्पटन हो सकते थे, मिल्टन हो सकते थे और क्रॉमवेल हो सकते थे। ठीक है, इसी संदर्भ में आगे जब कवि बढ़ता है तो अगले स्टेंजा में लिखता है, क्या लिखता है देखो, उनके भाग्य के बारे में विलाप करते हुए कवि कहता है। पहले वर्ड मीनिंग देखें। एप्लॉज मीन्स फेम, सीनेट्स मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, members of parliament, command order, the thread of pain and ruin to despise. इस पूरी जो पंक्ति है इसका भावार्थ सीधा निकलेगा, इट्स मीन्स टू डिफाई और अपोज, टू डिफाई the oppression, to defy the oppression of the rulers, to defy the oppression of the rulers, scattered, spread, plenty enough, smiling land. Here smiling land means rich
country and read their history in a nation's eyes. देखिए, that is difficult words. The approach of listening senates to command. भावार्थ समझने की कोशिश करें. The applause means प्रशंसा, admiration, fame here of listening senates command. देखिए, कवि ये कहता है या इस लाइन में ये कहना चाहता है, शब्द देखें, applause प्रशंसा, listening सुनना, senates सांसद, कमांड, आदेश. कवि ये कहता है कि जो पर्सन हैं, जो रस्टिक्स हैं, पुअर फोर फादर्स हैं, who are lying buried in these graves, they could not get opportunity to be the part of parliament. कवि कहता है कि देखो, इसको हिंदी में समझो एक बार, फिर अंग्रेजी में बात देखेंगे. द एप्लॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स कमांड. कवि कहता है कि इन लोगों में से कोई संसद का हिस्सा हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं. और वो कमांड देता, ऑर्डर देता, स्पीच देता, भाषण देता, तो उसे लोग सुनते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनते और ऑडियंस सुनते और उसकी प्रशंसा करते, एप्लॉज करते, उसे प्रसिद्धि प्राप्त होती. पहली लाइन. थोड़ी सी लाइन का बहुत गर्वित है, थोड़ी सार गर्वित है. कवि कहता है कि इनमें से कोई सीनेट भी हो सकता था. ठीक है. अब जब ये लोग भाषण देते तो सीनेट के लोग इन्हें सुनते, ऑडियंस इन्हें सुनते, और सुनते तो इनकी प्रशंसा में गुणगान होता, इनकी प्रशंसा होती और उन्हें फेम मिलता. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पहली लाइन समझ में आई होगी. द थ्रीड ऑफ पेन एंड रूइन टू डेस्पाइस. डेस्पाइस डिसरिगार्डेड. डेस्पाइस का क्या मतलब है? डिसरिगार्डेड. डेस्पाइस डिसरिगार्डेड. डिसरिगार्डेड. देखो, इस पूरी लाइन का ये अर्थ निकलेगा, The thread of pain and ruin to despise. ये लोग जो यहाँ पड़े हुए हैं, इनके अंदर इतनी शक्ति हो सकती थी कि ये दमनकारी, जो इनके दमन करने वाले लोग हैं, उनका विरोध कर सकते थे. टू डिफाई और अपोज द ऑपरेशन ऑफ द रूलर्स. शासकों की जो दमनकारी नीतियां हैं, उनके ये लोग अपोज कर सकते थे, विरोध कर सकते थे, उन्हें डिसरिगार्ड कर सकते थे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. थर्ड लाइन. टू स्कैटर प्लेंटी ओवर द स्माइलिंग लैंड. स्माइलिंग लैंड का मतलब रिच कंट्री. टू स्कैटर प्लेंटी, ये पर्याप्त रूप से फैला सकते थे, स्प्रेड कर सकते थे. ओवर द स्माइलिंग लैंड, मुस्कुराती हुई भूमि पर. आशय क्या है? आशय यह है कि जो पहले से धनवान देश है, जो इंग्लैंड है, जो पहले से धनवान देश है, ये उसे और धनी बना सकते थे. स्माइलिंग कंट्री जो है, इनकी जो मदरलैंड है, जो पहले से बहुत धनवान है, उसको ये लोग और भी अधिक कार्य करके, चारों ओर फैल करके उसका वैभव और भी बढ़ा सकते थे. उसको स्कैटर प्लेंटी ओवर द स्माइलिंग लैंड, पर्याप्त रूप से पहले से ही धनवान देश को और धनवान बना सकते थे. एंड रीड देयर हिस्ट्री इन ए नेशंस आइज. एंड रीड देयर हिस्ट्री, एंड रीड और पढ़ सकते थे, देयर हिस्ट्री अपने इतिहास को, इन ए नेशंस आइज राष्ट्र की आंखों में, देश के लोगों की आंखों में. अर्थात वो ऐसे कार्य कर सकते थे जिसके द्वारा इतिहास में उन्हें जाना जाता, जिसके द्वारा उन्हें इतिहास में जाना जाता और इतिहास के लोग उन्हें पढ़ते. रीड देयर आइज, हिस्ट्री इन ए नेशंस आइज, या इसका दूसरा अर्थ यह है कि वो ऐसे कार्य कर सकते थे जिनके द्वारा लोग
या तो संसद के लोग और देश के लोग उन्हें ये देखते वेदर दे आर द हैप्पी और नॉट, कि वो खुश हैं अथवा नहीं हैं, वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते थे पहली बार, जिससे कि लोग उन्हें इतिहास में पढ़ते, उनके बारे में लोग जानते और लोग ये जानते कि वो लोग खुश थे अथवा दुखी थे। ओके, डिस्कसिंग द अनहैप्पी लॉट of the rude forefathers who are lying dead under the scattered graveyard, poet mounts on their unhappy fate and says that if they got the opportunity to be the member of parliament, they would make great speeches and give commands so that they might get admiration and applauses, but they are the enough misfortunate enough to get these remarkable admiration. And the poet says that they could have the power to oppress the person who are ruling them badly, and they can stand in the opposite of oppression of the that time rulers, but they could not do these tasks, these work, because they could not get any kind of opportunity. The poet says that if they could get opportunity, they could make the land much happier than this. The land, the motherland, which is already rich, the contribution of these forefathers could make the country more rich or richer. The poet, discussing the unhappy lot of the poet of the rude forefather, says that in the history there was nobody to cast the look at their situation, whether they are the happy or not. If they could get chance, they could get recorded their name in the history, and the pupil and the generation after generation would read the task, would read the deeds, noble deeds of these rude forefathers. Okay, दैट इज अवर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। ये 4 लाइन समझ में आए होंगे निश्चित रूप से। नेक्स्ट 4 लाइन्स देखिए। ओके, these are our next 4 lines। वर्ड मीनिंग देखें। they are not forward nor circumscribed, restricted, they are growing virtues, expanding, good qualities, but their crimes confined, limited, forward check, to wade, go through, go through, or to pass through, slaughter to a throne, murderer, to kill and shut the gate of mercy,
shut the gate of mercy, to close the doors of pity and sympathy or kindness, mankind, humanity. देखिए, that is our next lines. Their Lord forbade. इस फ्रेज का अर्थ है they could not get opportunity to do the above things. जो हमने पहले वर्णित किया है उन चीजों को करने का अवसर उन्हें नहीं मिला. Their Lord forbade. उनके भाग्य ने इन चीजों के लिए मना कर दिया. किन चीजों के लिए? जिनको हमने अब तक पढ़ा था. ओके. Nor circumscribed alone, और उनको सीमित कर दिया गया. ऐसे कार्य करने के लिए उन लोगों को सीमित कर दिया गया. उन्हें ऐसे कार्य करने के लिए अवसर नहीं मिला और सीमित कर दिया गया. Their growing virtues, but their crimes confined. Crimes, evils, अपराध. Circumscribed alone their growing virtues. Growing virtues, virtue means सद्गुण. Merits. Growing बढ़ते हुए, expanding. Their growing virtues, उनके बढ़ते हुए सद्गुणों को सीमित कर दिया गया. But their crimes confined. सिर्फ सद्गुणों को ही सीमित नहीं किया गया. बढ़ते हुए सिर्फ सद्गुणों को सीमित नहीं किया गया, बल्कि बट देयर क्राइम्स कॉन्फाइंड, उनके अपराध करने की क्षमता को भी सीमित कर दिया गया. द कैपेसिटी ऑफ कमिटिंग क्राइम वर आल्सो लिमिटेड. उनकी जो क्राइम करने की जो क्षमता थी, अपराध करने की जो क्षमता थी, उसको भी सीमित कर दिया गया. ओके. फॉरवर्ड टू वेड थ्रू स्लॉटर टू ए थ्रोन. फॉरवर्ड चेक्ड, रोक दिया गया. वे रुक गए. कैसे, किस चीज से रुके? टू वेड थ्रू स्लॉटर टू अ थ्रोन. इस फ्रेज का आशय है टू किल द पीपल हु आर स्टैंडिंग इन देयर वेज टू गेट या और फॉर गेटिंग थ्रोन और एम्पायर. यानी कि फॉरवर्ड टू वेड थ्रू स्लॉटर टू ए थ्रोन, वो रोक दिए गए उन लोगों को मारकर आगे बढ़ने से. स्लॉटर मारना, मर्डर, हत्या करना. वे रुक गए उन लोगों को मारकर, जिनको मारकर कि वो थ्रोन को, साम्राज्य को प्राप्त कर सकते थे. उन लोगों को मारकर साम्राज्य प्राप्त करने से भी वे रुक गए. नेक्स्ट क्या है? एंड शट द गेट ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड. एंड शट द गेट, और उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया. उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया. किस चीज का? एंड शट द गेट ऑफ मर्सी, उन्होंने दरवाजा दया का, काइंडनेस का और मानवता का दरवाजा अपने लिए कभी बंद नहीं किया. Their Lord forbade, उनके भाग्य ने उनको अवसर प्रदान नहीं किया. Nor circumscribed alone, और उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सीमित कर दिया उनके बढ़ते हुए सद्गुणों को और उनके अपराध करने की क्षमता को भी कम कर दिया, सीमित कर दिया. Forward to wade through slaughter to a throne, और उन लोगों की हत्या करके जो क्लेमेट्स थे, यानी कि जो साम्राज्य के दावेदार थे, उन लोगों की हत्या करके साम्राज्य को पाने से उन्हें रोक दिया. एंड शट द गेट ऑफ मर्सी एंड मैनकाइंड, और उनकी जो दया की जो दरवाजे थे उनके प्रति लोगों के और मानवता के दरवाजे थे, उनको बंद कर दिया. ओके. डिस्कसिंग द अनहैप्पी लॉट ऑफ द पुअर forefathers, the poet says that
They could not get opportunity, and they made restricted. They were restricted. They were limited. Not only growing their virtues, but also they were restricted or limited the capacity of committing crime. ना केवल उनके सद्गुणों को बढ़ने से रोका गया, बल्कि उनके अपराध करने की जो सीमित क्षमताएं थी उनको भी रोका गया. They were checked to kill the person who are the claimants of the throne, and they are standing, and they were the barrier of that way, of their ways. The poet says that the door of the mercy or kindness were the doors of mercy and kindness or the humanity were closed altogether for them. Nobody got pity on them. That is our these 4 lines. पोएम बहुत लंबी है ये. देखें नेक्स्ट 4 लाइन्स और देख लेते हैं, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा इसको पूरा करने में. These are our next 4 lines. Struggling pangs of conscience, truth to hide. Struggling pangs. Struggling pangs means pains. Struggling, fighting. Conscious truth. Truth known to all. Truth known to all. Hide to keep secret. To keep secret. To quench. Extinguish the blushes, shyness, ingenious, free or frank or simple, same shyness, you know it. The heap of shrine of luxury and pride with the incense, kindled means lit or burnt. Goddess of poetry. देख The struggling pangs of conscience, truth to hide. बहुत गहरा भाव छुपा हुआ है. सीधे शाब्दिक अर्थों से पोएट्री नहीं चलती. The struggling pangs, संघर्ष करते समय जो दर्द थे, और conscience truth, सत्यता जो सबको मालूम है. टू हाइड, छुपाना. क्या समझे? कुछ नहीं. इसका मतलब है द फोर फादर्स कुड नॉट हाइड द पेन्स विच दे एक्सपीरियंस्ड एट द टाइम ऑफ स्ट्रगलिंग. ऐसे दर्द जिन्हें, वो इतने सिंपल लोग थे कि उन्होंने वो सारे दर्द लोगों को बता दिए जो उन्होंने जीवन में संघर्ष करते समय अनुभव किए थे. टू स्ट्रगलिंग पेन्स ऑफ कॉन्शियस ट्रुथ टू हाइड. ऐसे दर्द जो उन्होंने संघर्ष करते समय महसूस किए थे, उन्हें वो नहीं छुपा सके. सीधा सीधा सामान्य अर्थ है. टू क्वेंच द ब्लसेस ऑफ इंजीनियस सेम. To quench the blushes of ingenious shame, जो बिल्कुल सामान्य शर्म थी, हया थी, उसको वो एक्सटिंग्विश नहीं कर सके, बुझा नहीं सके. और heap the shrine of luxury and pride with incense kindle at the muse fame.
flame, or heap the shrine of luxury and pride. Luxury and pride means the person who belong to aristocrat families. बड़े और शक्तिशाली लोग, टू हीप द श्राइन, इन दोनों लाइंस का मिला के अर्थ निकालना पड़ेगा। विद इंसेंस, इंसेंस अगरबत्ती होता है, लेकिन यहां पर ऑफरिंग है। यहां क्या मीनिंग है इसका? ऑफरिंग। इस जगह पर ऑफरिंग्स, किंडल प्रज्वलित कर सके एट द म्यूज फेम, म्यूज फेम इंस्पिरेशन ऑफ पोएट्री या पोएट्रीज इंस्पिरेशन, काव्य की प्रेरणा। इसका क्या अर्थ है? और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, इसका आशय है कि जो लोग शक्तिशाली थे, वैभवशाली लोग थे, उनको प्रसन्न करने के लिए हीप द श्राइन, उन्होंने काव्य नहीं लिखा। यहां से अर्थ निकलेगा उन्होंने काव्य नहीं लिखा, या उन्हें प्रसन्न करने के लिए कभी भी उन्होंने चापलूसी नहीं की। They did not commit flattery to make happy the powerful and aristocrat person with incense candles, और उन्होंने कभी कोई चीज ऑफ उन्हें प्रदान नहीं की, या उनकी प्रशंसा में कभी उन्होंने अगरबत्तियां नहीं जलाई। किनकी प्रशंसा में? ना ही उन्होंने, यहाँ म्यूज फ्लेम का मतलब है इंस्पिरेशन ऑफ पोएट्री, म्यूज का मतलब गॉडेस ऑफ पोएट्री होता है, लेकिन यहाँ क्या है? काव्य की प्रतिमा, काव्य की प्रेरणा। यानी उन्होंने काव्य की पंक्तियां नहीं लिखी और ना ही कभी उन्होंने अगरबत्तियां प्रज्वलित की, ना ही उन्होंने कुछ चीजें प्रदान की ढेरों के रूप में। द श्राइन ऑफ द लग्जरी एंड प्राइड, बड़े लोगों को प्रसन्न करने के लिए, शक्तिशाली लोगों को प्रसन्न करने के लिए। जिस प्रकार से शक्तिशाली लोग अपनी शर्म हया को छोड़ देते हैं, या कुछ लोग अपनी सादगी को, सिंपलिसिटी को और शर्म को क्विंच छोड़ देते हैं, अपनी मीन कार्यों को, तुच्छ कार्यों को क्विंच करने के लिए, अपनी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से कुछ लोग अपनी शर्म हया को छोड़ देते हैं, उस प्रकार से कभी भी इन लोगों ने शक्तिशाली लोगों के सम्मान में ना ही तो कोई काव्य लिखा, ना ही कभी उनकी प्रशंसा में कुछ लिखा, ना ही वो कभी काव्य से प्रेरित होकर उनके गुणगान किए। ओके, दैट इज इट्स मीनिंग। द पोएट सेज दैट the poet says that the poor forefathers who are lying buried never get opportunity to do some important things, to do some important tasks or deeds in the whole lifetime. They never got opportunity to do some remarkable work. The poet says that they are so simple that they could not hide the pains which they experience at the time of struggling, and they did not stoop in front of the aristocrat person. They never committed so mean work to amuse the people who are enjoying the power and the aristocracy. They never wrote any poetic lines in the praise of the powerful persons. Okay, that is our today's class. I think ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा आंतरिक अर्थ है इनके, फिर भी एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। भावार्थ निकालने पड़ेंगे, सीधा अर्थ तो शाब्दिक बैठेगा नहीं। आई थिंक कि आपकी ये क्लास समझ में आई होगी और आप लगातार पढ़ते रहिए।
कोशिश करेंगे कि पोइम को, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है पोइम, तो पहले 8 लाइन लेते थे, अब 12 लाइन्स का प्रतिदिन एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके कहीं एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस पर आएंगे। ओके, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू वेरी मच।